अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, वेलकम टू दिस वीक्स शो। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक का शो हमने पाकिस्तान में जो डिफॉल्ट की इस वक्त सिचुएशन है उसके बारे में हमने लास्ट वीक शो रिकॉर्ड कराया था और काफी तफसील से डिस्कशन की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बारे में। खुरम शहजाद और डॉक्टर अकदस हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपसे वादा किया था कि अगले हफ्ते भी हम चूंकि ये डिफॉल्ट की एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक चीज अगर मैं रिकैप दूं, हमने बहुत तफसील से डिस्कस की थी अपने दोनों गेस्ट अपने पैनल के साथ कि क्या ये बिजनेस एज यूजुअल है पाकिस्तान में, क्योंकि हम बारहा रोल ओवर्स की रिक्वेस्ट तो पाकिस्तान में करते रहे, तो क्या ये बिजनेस एज यूजुअल है या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं। और इसके ऊपर हमें एक मिली जुली राय मिली, लेकिन दोनों पैनलिस्ट का ये कहना था कि पाकिस्तान एक जो जिसको हम एक टेक्निकल डिफॉल्ट की एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है, उससे कतई नजर उन दोनों का ये कहना था कि जो डिफॉल्ट जिसको हम डिफॉल्ट समझते हैं वैसे पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट ना करे। और चूंकि हमने वादा किया था कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे पास एक बहुत एस्टीम्ड पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर सलमान शाह, आप जानते होंगे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं। मीडिया टॉक शोज टीवी पे भी आप डॉक्टर साहब का तज्जिया सुनते रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल इदारों के साथ काम किया। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और आपने वक्त आज निकाला। डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, जो डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर हमने लास्ट वीक थोड़ी सी गुफ्तगू की, आज हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बार बार लोगों के सुनने में आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जब से सुकूक की पेमेंट हमने की है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वो अपने लोएस्ट लेवल पे हैं ऑफ अ नंबर ऑफ इयर्स। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास ये डेट रीपेमेंट आईएमएफ का जो अगला ट्रांच आना था वो थोड़ा दिसंबर तक डिले हो गया। तो आपको लगता है कि कोई इसके वाइड रेंजिंग राइट वे हमें कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, या आपको लगता है दिस इज जस्ट बिजनेस एज यूजुअल? नहीं, I think it's not business as usual and at the same time it's not as black and white के हम probability of default calculate कर सकें, because हमारा जो debt है, external debt, if we take the total external debt and liabilities, it's around $130 billion के करीब पहुंच चुकी है और उसमें से तकरीबन $20 billion a year it becomes due, which means that we have to pay it back and we have to find the financing to do it. अब वो फाइनेंसिंग आ सकती है थ्रू, अगर तो आप एक बड़े एक्सपोर्ट पावर हाउस होते तो हो सकता है आपकी एक्सपोर्ट्स से वो आ जाती, या आपकी रिमिटेंसेस इतनी बड़ी होती कि रिमिटेंसेस से आ जाती, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही होती तो उससे हम कुछ पे कर देते। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन फिर यही है कि आप उसी डेट को दोबारा से रीफाइनेंस करें, या रोल ओवर कर लें, या रीफाइनेंस कर लें, रीशेड्यूल कर लें, एंड इवन रीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। सो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ what we can do in terms of meeting our debt liabilities. अब इसमें जो probability की जहाँ तक बात है, वो मेरा ख्याल है कि अगर आप, if you want to be a purist in terms of a probability, then the probability of default would be linked to your capital market transactions. मतलब आपके bonds और सकूक्स की payments जो हैं वो आप ना कर सकें, तो वो जब आप नहीं कर सकेंगे तो वो फिर आपका default हो जाएगा. Either you don't pay back the debt or you are not able to make the interest payments. ये दोनों चीजें जो हैं तो वो उसमें आ जाएंगी. इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है कि एक बॉन्ड हमने ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया है जो दिसंबर में था, और नेक्स्ट वन इज इन 2024.
सो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस में डिफॉल्ट का एक ही तरीका हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ना पे कर सकें. तो इंटरेस्ट इज नॉट दैट बिग के वी कांट अरेंज to make the interest payments. I think we can be stretched for making the interest payments, but I think we can manage it. So my question to your probability question would be that I think there is almost near zero probability कि हम डिफॉल्ट करेंगे ऑन कैपिटल मार्केट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, particularly bonds and sukuks. Now we come to the other part of the debt, जिसमें आपका bilateral debt है. Bilateral debt में there is around 10 billion odd debt of the Paris Club. और पेरिस क्लब के जो मेंबर कंट्रीज हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स और एक दो और जापान एटसेट्रा हैं, और उसमें से पेरिस क्लब के जो 10 बिलियन का डेट है उसमें से तकरीबन 5 बिलियन जो है वो जापान का डेट है. सो जापानीज डेट एंड द यूरोपियन जो है उनका जो डेट है 10 बिलियन के करीब है. तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम उसको रीअरेंज करें किसी तरह से, उसको शॉर्टर टर्म से उसकी मैच्योरिटी को हम लंबा कर दें. सो इसमें जो सारी चीज़ है रीस्ट्रक्चरिंग में, एक तो ये है कि आप उसको डेट को उसी तरह पे करते हैं बट आपको नया डेट मिल जाता है, तो आप उसको लंबे पीरियड में फिर ले जाएं, मैच्योरिटी को एक्सटेंड कर दें, या फिर आप उसी डेट को रीशेड्यूल कर दें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या उसको फिर रीस्ट्रक्चर करके उसमें हेयर कट भी लें कि उसका इंटरेस्ट भी कम कर दें और उसको लंबा भी कर दें. तो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी. सो इसके साथ साथ फिर जो नॉन पेरिस क्लब डेट है वो ज़्यादातर उसको वो तकरीबन 25 अरब डॉलर का, और वो 25 अरब डॉलर में से 23 अरब डॉलर जो है हमारा चाइना का डेट. सो द चाइनीज डेट जो हमें सीपैक वगैरह में डिफरेंट टाइम्स पे मिला हुआ है, दैट डेट इज अनदर एरिया जिसको हमें करना पड़ेगा, चाइना से बातचीत करके उसको एक्सटेंड करनी पड़ेंगी मैच्योरिटीज. सो हमारा इशू जो है ना कि ये वी नीड टू रिड्यूस द रीपेमेंट एवरी ईयर टू अ रीजनेबल लेवल. 20 billion a year is much too much for and it creates a lot of uncertainty. So अगर मैच्योरिटी इसका मैच्योरिटी पीरियड लंबा अगर कर दें तो फिर ये रिकरिंग जो प्रॉब्लम है कि हर साल आपको उसकी रीफाइनेंसिंग का जो है वो जरा आगे चले जाएगा. And in the meantime your economy can start to grow and function properly and you are able to generate the exports etc. to be able to handle this debt. इसके अलावा फिर हमारा मल्टीलैटरल डेट है. मल्टीलैटरल डेट भी तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर का है. इसमें अब दो किस्म के मल्टीलैटरल्स हैं. एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक हैं. These are like part of the Western financial system. फिर इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उसका छोटा सा अमाउंट है. फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उसका 1.5 बिलियन के करीब उसका है. सो बेसिकली द मल्टीलैटरल्स उनका आप डेट को नहीं छेड़ते क्योंकि ज़्यादातर वो लॉन्गर टर्म मैच्योरिटीज़ में ही होता है, एंड प्लस दे आर योर रेगुलर फाइनेंसिंग विंडोज़. सो उनके साथ आप नई फाइनेंस भी ले सकते हैं और पुरानी फाइनेंस को पे ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं. डेवलपमेंट के लिए वो इस्तेमाल होता है. सो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ द पिक्चर विच वी हैव एट द मोमेंट. एंड द प्रॉब्लम, जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कि ये जो 20 बिलियन डॉलर्स हर साल हमने रीपे करके यहाँ रीफाइनेंस करना है, इसको हमने किसी तरीके से कम करना है so that we are able to pay these things or do the transactions smoothly. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास
इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो रिस्क प्रीमियम है वो अब नॉर्मली हाई हो चुका है। एंड आई थिंक कि हमारी डेट फाइनेंसिंग इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू जितनी हमारी पॉलिटिकल जो वाइब्स जा रही हैं पूरी दुनिया को मार्केट्स में इंटरनेशनली, वो जा रही हैं हमारी पॉलिटिक्स की वजह से। डॉक्टर साहब, आप सीडीएस की बात कर रहे हैं? आर यू रेफरिंग टू द इंक्रीज इन द सीडीएस? I am referring to the increase in the CDS, plus I am referring to the discount on our bonds. क्योंकि हमारे जो bonds हैं वो बड़े heavily discount हो रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि we are, जैसे आपने देखा कि ये सुकूक हमने pay off कर दिया and nobody had even to take a haircut, तो वो हमारे बिल्कुल ठीक रहा है। So the issue is that the market is very jittery. तो markets को जो signals जा रहे हैं वो ठीक signals नहीं है, और उसमें से एक signal ये है कि हमारी politics is very disruptive and anything can happen in the politics and there could be a meltdown, political meltdown leading to a social meltdown. So एक तो ये issue है जिसको आपने handle करना है। दूसरा issue ये भी है कि आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स जो है इस वक्त यूक्रेन एंड the war in Ukraine, the impact on the oil prices, the impact on the food prices, commodity super cycle, ये सारी चीजें मिलके वो भी आपकी रिस्क प्रीमियम को बढ़ा रहे हैं। बट वो सारी दुनिया में हो रहा है। जो रिस्क इन जियोपॉलिटिक्स की वजह से है वो तमाम इमर्जिंग मार्केट्स को अफेक्ट कर रहा है। हमारा जो रिस्क प्रीमियम है वो इमर्जिंग मार्केट के जो रिस्क्स हैं उससे कुछ ज्यादा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिक्स विच इज क्वाइट डोमेस्टिक इन नेचर, और पॉलिटिक्स में उनको नजर आता है कि दीज गाइज आर नॉट एबल टू सिट डाउन एंड चार्ट अ वे फॉरवर्ड। सो द मार्केट्स आर सीइंग पाकिस्तान as a country where economic decision making is very uncertain because of politics. Difficult decisions cannot be taken, and they are also saying that इनके हाँ 20-22 program हो चुके हैं, most of them have been unsuccessful, most of them have not achieved the results which were wanted to be achieved, and they were some of them were prematurely ended, जो कि हमने पिछले 10 साल में हमने पीपीपी का भी एक प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, फिर पीएमएलएन का एक नरम सा प्रोग्राम था वो हमने कर लिया, बट उसका फॉलो अप हमने ठीक नहीं किया। उसके बाद बाकी भी जो रीसेंट हिस्ट्री है, पीटीआई में भी एक प्रोग्राम जब किया तो फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर दोबारा से किया, फिर ये सुपर साइकिल आ गया, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल झगड़े, फिर ये मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब भी कोई 5-6 महीने नेगोशिएट करते रहे, वो भी फिर प्रोग्राम नहीं चला। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग टू द इन्वेस्टर्स के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है is incapable of making the hard choices and is incapable of reforming the economy, and therefore you see this very high level of discount happening, और उसका end result ये है कि you cannot issue more bonds. So आप capital markets में आप जा नहीं सकते to raise fresh money to pay off the old money. So वो जो ट्रांजैक्शन है जो कि एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। So that is creating a big problem now, and we need to tackle that issue. डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक जस्ट क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट 3 या 4 महीनों के अंदर ये जो एकदम ये जो जिस मार्केट सेंटिमेंट की आप बात कर रहे हैं जो डेवलप होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, द इकोनॉमी इज अबाउट टू क्रैश और हमारे पास डेट रीपेमेंट के लिए पैसे नहीं है, डॉलर मुल्क में ऑफ द कर्व तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, और ये जो आप देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर
ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा कर्व रेट के अंदर और इंटरबैंक रेट के अंदर, वो एक्सपैंड करता गया। तो उसकी वजह से भी काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में। साथ साथ आपने जिन सियासी अवामिल की तरफ भी इशारा किया जो पिछले 6 या 7 महीने से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती रही, विच वाज सेंडिंग रॉन्ग सिग्नल्स टू द मार्केट, आपको लग रहा है कि जो कोर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, उनके अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं थी, वो वैसे ही थे? अगर $20 बिलियन का हमने पे ऑफ करना है तो हम हर साल ऐसे ही, जब ये डेट रीपेमेंट्स का टाइम आता है तो हम यही सिचुएशन फेस करते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये सियासी अवामिल थे, या आप कोर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी वैसे नहीं है जैसे माजी में होते हैं? डू यू थिंक द सिचुएशन इज वर्स देन यूजुअल, या सिर्फ ये सियासत ही हो रही है? नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि आपको याद होगा कि 2005 में हमने एक लॉ लेके आए थे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, FRDL। FRDL, एंड उसके तहत हमारा जो ओवरऑल डेट था उसको कंस्ट्रेन किया गया था टू अराउंड 60, आई थिंक 60% ऑफ GDP। 60%, जी जी बिल्कुल 60%। इससे ऊपर नहीं जाएगा, और अगर वो जाएगा तो फिर पार्लियामेंट से खास तौर पे अप्रूवल ली जाएगी, एंड इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड एंड ऑल दैट। जी सो उसका मकसद ही ये था टू मेक श्योर कि व्हेन यू गो फॉरवर्ड योर डेवलपमेंट शुड बी ऑन अ सस्टेनेबल लेवल, और डेट जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अब ये जो था पीरियड in 2007, I think the debt to GDP ratio was around 55%. And since that time period, अगर इसी टाइम को 2008 onwards ले लें, 2022 तक आप देख लें, तो we have gone from about 54% to 85-90% of GDP. And more जी seriously, हमारा उस वक्त जो एक्सटर्नल डेट था वो तकरीबन $38 बिलियन था। एक्सटर्नल डेट, मे बी लेट्स राउंड इट अप टू $40 बिलियन। और अब हमारा वो डेट जो है वो, अब अगर आप उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी डाल लें, स्वॉप्स भी डाल लें, डिफर्ड पेमेंट्स ये वो डाल लें, तो वो 125 से 130 बिलियन पे पहुंच गया। एंड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, in 2007, this external debt was about 20% of GDP, और अब वो बढ़ के कोई 35% of GDP पे चला गया। सो हमें ये अब ओवरऑल जो फाइनेंशियल प्लानिंग है मुल्क की, उसमें अब आपने फोरकास्ट करना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक अस टू रीच अ स्टेबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो एक स्टेबिलिटी का अंदिया ये भी होगा कि आपका जो ये एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है, ये तकरीबन मेरी नज़र में इसको 15-16% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इस वक्त 35% है। और उसको अगर आप IMF के प्रोग्राम को भी फुली इम्प्लीमेंट करें तो वो 2027-28 तक वो प्रोजेक्ट करते हैं कि ये 20-22% तक आएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वरीसम। और वो उसके दो पहलू हैं, एक तो उसका डेट का पहलू है, दूसरा है GDP का। सो अगर GDP आपकी ग्रो नहीं करती, और जिस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त GDP जो है वो इवन दी IMF प्रोग्राम की प्रोजेक्शन से आधी पे अब हो गई है। If you look at the IMF projection, they were talking about 3.5 to 4% growth in 2022, जो कि अब नहीं होगी। और उसके बाद फिर फ्लड्स वगैरह का भी एक शॉक मिल गया है, जिसकी वजह से उसका भी एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। So what it basically means is कि ये जरा हमारी एडजस्टमेंट भी लंबी हो जाएगी। We have to overcome all these issues. So overall external debt to GDP को हमने कंट्रोल करना है, which means कि GDP को ग्रोथ भी करना है और डेट को उस तरह से इंक्रीज होने से भी बचाना है। और
Second is the maturity of our external debt, उसको हमने लंबा करना है, and साथ साथ जो है हमने फिर investment, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है इट इज एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, और ये जो इकोनॉमी है ये इंपोर्ट्स तो बहुत लेती है. आपका एनर्जी सेक्टर इज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन इंपोर्ट्स व्हिच इज अ बेसिक इनपुट टू इनटू द इकोनॉमी, but you don't exports, you don't have exports. You almost 95% of your output is consumed within the country, and जो आप उसके अलावा आप इंपोर्ट इतना करते हैं वो भी आप कंज्यूम कर जाते हैं. तो आपको एक पूरी इकोनॉमी को रीओरिएंट करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव द इंसेंटिव्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके एक्सचेंज रेट, आपका इंटरेस्ट रेट, ये सारी कॉम्बिनेशन जो है ये अल्टीमेटली आपको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाए, ताकि आप एक किस्म की बैलेंस के साथ चल सकें, और एनी टाइम यू स्टार्ट टू ग्रो यू डोंट एंड अप needing too many dollars and which you don't have, and then you get into debt and external debt and the debt trap. So वो जो situation है अब उसमें हम फंसे हैं. So इसमें in summary we need to stabilize the economy, जिसका अभी हमने सारी डिस्कशन की, and in my view that would indicate number one कि आपका ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये और कम हो, आपका जो डिस्काउंट चल रहा है इंटरनेशनली ये ऐसे लेवल पे आए कि आपकी रीफाइनेंसिंग कैपिटल मार्केट से पॉसिबल हो, and then once you have that kind of stability, then you go for very major radical reforms, particularly in the energy sector, and also you deregulate your investments, ताकि आपको investments मिलें which would orient your economy towards exports and competitiveness compared to the region at least, if not the world. डॉक्टर साहब, मेरे दो छोटे छोटे सवालात हैं. सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर बिकॉज वी आर नेयरिंग दी, हमने 30 मिनट रिकॉर्ड करने होते हैं डॉक्टर साहब, हमारा छोटा सा शो है. we're sort of closing up on the show. तो मैं दो छोटे छोटे डॉक्टर साहब इसी से लीडिंग सवाल पूछना चाहता हूँ. एक तो डॉक्टर साहब ये कि ये तो जैसे आप बता रहे हैं उस तरह तो डॉक्टर साहब ये कि इसको इट्स अ नो ब्रेनर कि हमें एक्सटर्नल डेट को नीचे लाना है, लेकिन जब तक ये जो ट्विन डेफिसिट्स हैं आपके, कि फिस्कल डेफिसिट हम इनकर करते हैं, प्रूडेंटली हम स्पेंड नहीं करते, और उसके बाद अल्टीमेटली वो करंट अकाउंट डेफिसिट में कन्वर्ट करता है फिस्कल डेफिसिट, और उसके बाद आप जानते हैं कि हमें उसको पूरा करने के लिए डेट लेना पड़ता है. तो इसमें जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द एनर्जी साइड, आप जानते हैं कि हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के भी रिफॉर्म्स की जरूरत है और एनर्जी सब्सिडीज के रिफॉर्म्स की जरूरत है. ये जो दो प्रीएमिनेंट रिफॉर्म्स की बार बार तस्करा होता है, इस साइड पे डॉक्टर साहब ये तो दोनों बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जैसे कि बार बार कहा जाता है. एक तो क्या कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है? दूसरी बात डॉक्टर साहब ये कि हमारा जो करंट सेटअप है, आई डोंट नो आपने ये बात सुनी कि नहीं, लेकिन करंट फाइनेंस मिनिस्टर बार बार ये बात कोट करते हैं कि डेट इतना बड़ा कोई इशू नहीं है. वो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो इज अबव 200%. अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो इज वेरी हाई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चाइनीज लेंडर्स का भी पैसा है. तो वो ये कहते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा वरीसम बात नहीं है. आपका इन दोनों बातों पे क्या कमेंट है सर? देखिए, एक तो ये है कि हमारे अमेरिका को तो आप इक्वेशन में से निकाल दें, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू प्रिंट डॉलर्स, एंड सो उनका डॉलर में डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता. हमारा मसला ये होता है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, या हमारे पास यूरोज नहीं होते, या हमारे पास स्टर्लिंग नहीं होता, या युआन नहीं होता, बिकॉज वी आर एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी. एंड सो एक तो वो बेसिक इक्वेशन को ठीक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसी तरह चलते जाएंगे, अगले 100 साल भी इसी तरह रहेंगे. बट योर क्वेश्चन के अब करना क्या है, आई थिंक दैट इज बेसिकली, so number one issue is कि हमें अपने जो creditors हैं, particularly China, we need to shift the repayment of these loans really to the long term.
अब चाइना का 23 बिलियन का है, उसकी मैच्योरिटी लेवल, वी शुड हैव अ टास्क फोर्स सिटिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मे बी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि चाइनीज डेट को उसको टारगेट दिया जाए कि जी इसको आपने 20 साल के ऊपर या 25 साल के ऊपर आगे लेके जाना है और इसको सस्टेनेबल तरीके से, ताकि इसकी डेट सर्विसिंग हो सके। और नंबर 2, यू विल नीड एडिशनल डेट, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि आपके जो रिजर्व्स हैं, यू नीड टू हैव देम एट अ सर्टेन लेवल, जिसको जो इस वक्त के रिजर्व्स हैं उससे मेरा ख्याल है कम से कम $10 बिलियन आपको एडिशनल रिजर्व्स चाहिए। तो वो एक पैकेज आपको चाइना के साथ इमीडिएटली टास्क फोर्स बैठे और कर ले। In 96, myself and शायद जावेद बर्की, we were in the same situation। उस वक्त हमारे पास डॉलर्स खत्म हो गए थे, तो we went to China and we went to UAE and other countries and we were able to arrange some financing from them. So the Chinese are very quick in responding. I mean, हम तो 2 दिन वहाँ गए थे, तीसरे दिन हमें वो कमिटमेंट्स मिल गई थी कि जी हाँ इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो ये हमें एक चाइना से करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरिस क्लब के जो कम से कम जापान के साथ हम कर लें, क्योंकि वो बड़ा एक आइटम है 5 बिलियन का, एंड दैट वी कैन टेक द मैच्योरिटीज forward, and I'm sure it is not really a problematic loan from Japan. It will probably be at a very low rate and maturity की भी उसकी होगी, but जितना भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पेरिस क्लब वापस ना जाने का फैसला किया था, ये इसको आप कैसे देखते हैं? अभी इसहाकदार साहब ने अनाउंस किया, इसको भी जरा बताते जाइएगा कि ये पेरिस क्लब वापस ना जाने का जो इन्होंने एक प्रिंसिपल पॉलिसी डिसीजन लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, अब आई डोंट हैव द इनसाइड इंफॉर्मेशन इन व्हाट हैज बीन द रीजन कि क्या उधर से कोल्ड शोल्डर मिला है या इन्होंने जाने का इरादा नहीं दिखाया। लेकिन आई थिंक द इशू रियली वुड बी लिंक्ड टू प्रॉब्ली टू चाइना, कि हो सकता है कि वो वहां पे ये बात हो रही हो कि जी पहले आप चीन से करें तो फिर हमारे से बात करें, या टू समथिंग टू दैट इफेक्ट। बट इन एनी केस वी नीड अ डेट स्ट्रेटजी स्टार्टिंग विद चाइना एंड देन रोलिंग इट ओवर अक्रॉस अदर लेंडर्स। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक वी शुड मूव वेरी फास्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि डेट तो आपने इकट्ठा कर लिया, बट उससे आपने एसेट्स भी बना लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैन वी ट्रांसलेट सम ऑफ दोज एसेट्स इनटू डेट रीपेमेंट। सो मसलन अगर आपके पास रूजवेल्ट होटल है, यू हैव अ होटल इन आई थिंक इट्स इन पेरिस क्रीब या क्या नाम है उसका, कुछ इस किस्म के हैं, कुछ LNG के प्लांट्स हैं। आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन पैकेज and let's say कि 5 से 10 बिलियन डॉलर्स, 5 बिलियन आई वुड से ओवर द नेक्स्ट 6 months, अगर 5 बिलियन डॉलर्स को आप रेज कर लें बाय प्राइवेटाइजिंग एंड देन पेइंग ऑफ सम ऑफ दिस मोर एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डेट, तो द सिग्नल वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एक बहुत बड़ी चीज जो है इस वक्त पाकिस्तान में, इट्स अबाउट सिग्नलिंग। यू सी, हम जो सिग्नल्स भेज रहे हैं वो सिग्नल भेज रहे हैं कि वी आर वेरी इनडिसाइसिव, वी आर वेरी, इस वक्त इंतशार है हमारे मुल्क में, वी कांट मेक डिसीजंस, सो दैट सिग्नल हैज टू बी काउंटर्ड। सो एक तो उसका ये है कि डिसाइसिवनेस का, प्राइवेटाइजेशन वुड सेंड अ सिग्नल कि यस दे आर विलिंग टू टैकल विद दिस सिचुएशन, एंड दैट प्राइवेटाइजेशन कैन आल्सो लीड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इन। सो एक वो भी चैनल हमने खोलना है, क्योंकि अब वो ड्राई अप हुआ है। So everything is linked. You can't separate these things. This is something आप ABCD सारा कुछ करना पड़ेगा so that this economy starts to function properly. And then जो बात मैं कर रहा था कि ये तो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, आप चीन से बात कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में अगर कल कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो दुनिया को सिग्नल चले जाता है कि ओके दे हैव कम टुगेदर एंड नाउ दे आर विलिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग, whether it leads to election or whether it leads to some arrangement, it has to be there, you can't leave it in limbo। so वो चीज भी हो जाए, और साथ साथ फिर आप
अपनी एनर्जी सेक्टर को ठीक करना शुरू करें। आप सबसे पहले एनर्जी में जो आपके चोरी चकारी इनएफिशिएंसीज हैं उनको एक तरफ से करें। दूसरी तरफ यू हैव टू गो टुवर्ड्स हाइड्रो, यू हैव टू गो टुवर्ड्स सोलर, you have to go to renewables, and that will take 5 to 10 years. But energy independence अगर आपकी आ जाती है तो then your economy is on a much sounder situation. क्योंकि हमारी जो दो चीजें ने हमें मारा है, एक हमें एनर्जी ने मारा है, दूसरा हमें डेट ने मारा है, और ये दो चीजों को टैकल करना ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस गोइंग इनटू द फ्यूचर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर साहब, एक तो मैं आई वुड लाइक टू वाउच फॉर द चाइना 96 स्टोरी यू जस्ट टोल्ड मी, बिकॉज आई वाज शाहिद जावेद बर्कीज असिस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको शायद मेरा ये तारुफ नहीं है, तो ये स्टोरी मैं उनसे डायरेक्टली बहुत दफा सुन चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर योर सर्विसेज टू पाकिस्तान, और जिस तरह आपने उस वक्त बेल आउट करवाया। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा एंड देन विल रैप अप द शो। डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट का, और साथ आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की। इस वक्त रिसेंटली जितनी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, उसमें जो भी पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खरीदने लोग आते हैं, वो कहते हैं अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करके आप दें। सिमिलरली सर्कुलर डेट के ऊपर भी ये मसला है कि हमें पैसा बचाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत है। सेम इज द केस विद प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईज। डोंट यू थिंक इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम के हमें पैसा तो बचाना है, लेकिन उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है, जो पाकिस्तान के बजट सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये तो इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल विल। आई डोंट सी कि प्राइवेटाइजेशन में आपको कोई मसला है अदर देन पॉलिटिक्स, because whenever somebody tries to privatize, then it becomes a big political issue, and वो उसमें इतनी गवर्नमेंट्स में ताकत नहीं होती कि वो इसको they can take it through. So for example, Roosevelt Hotel, I mean, you own that in downtown Manhattan, or I'm sure you can very easily, if you have the will, you can I mean, उसको बेच सकते हैं। 2 बिलियन डॉलर तो उससे आपको मिल ही जाएगा। फिर आपका स्क्रीब होटल पेरिस में है, इट्स रियली इन अ वेरी गुड लोकेशन एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यूएशन, बट व्हाटएवर यू विल गेट मार्केट प्राइसेस फॉर दैट। उसमें डिस्काउंट नहीं होगा, बिकॉज दोज एसेट्स आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर अब्रॉड। सो जो बाहर के आपके एसेट्स हैं उनको पहले आप करें। फिर हमने I think in 2004, 2005 we raised a lot of money through GDRs, Global Depository Receipts, particularly on OGDCL, PPL. फिर हमने हबीब बैंक को फ्लोट किया, UBL के, so lots of capital market transactions, portfolio type transactions भी हम कर सकते हैं। और फिर ये जो LNG प्लांट्स की हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, दे आर ब्रांड न्यू प्लांट्स, और उनका मेन इशू यही होगा कि आपने उनको किस टैरिफ मैकेनिज्म में रखना है, और उसके मुताबिक आप उसको सेट करके यू कैन डू इट। सो आई सी कि इट इज a matter of political will rather than anything else, but I think it is a requirement for the Pakistani economy right now to send this positive signal that we are open to the world, we are looking for the world, and we want to be part of the world, and we have a fantastic story to tell. I think we can make that story up. I mean, all these youngsters like you are running around doing suboptimal work. They can be doing much better work. So I think इसमें हम एक बड़ी अच्छा narrative बना सकते हैं, but for that we have to have a way forward. So geopolitics पे तो हमारा इतना कंट्रोल नहीं होगा, but हमारी अपनी पॉलिटिक्स पे तो हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए, और उसके मुताबिक हमें इकोनॉमिक जो रिवाइवल है और जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए, and then I think from there we move on and get the job done, because I think Pakistan frankly should not be in this basket case, and we are here because of poor management. It's not कि कोई हमारे में कोई मसला in terms of resources or in terms of
the inputs into an economy. I mean, everything is there. It's our management has been atrocious. और वो हमें उसके ऊपर हैंडल इस वक्त थ्रू अ गुड, एक तो है कि IMF प्रोग्राम प्लस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो हम होम ग्रोन बनाएं और उस पे अमल करें। डॉक्टर साहब, आई हैव टू स्टॉप यू हियर। बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, और हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है, यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा। आपने बहुत ज्यादा यूजफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ने आज आपसे लर्न किया होगा। कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि अगर आप अवेलेबल हुए तो आइंदा किसी हफ्ते हम दोबारा आपके साथ एक शो रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। असद इजाज भट्ट को पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक पे इजाजत दीजिए।